आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 11th के सारे बेसिक्स हमें याद होने चाहिए। बिना 11th प्रोबेबिलिटी के आप 12th के एंट्रेंस की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज बड़ी सी क्लास लूंगा। आज मैं आपको हाफ टाइम पढ़ाऊंगा 11th रिवीजन पूरी, और हाफ टाइम पढ़ेंगे 12th का सिलेबस। सो बड़े अच्छा बढ़िया क्लास होने वाली है, यानी कि आधा घंटा कम से कम हम पढ़ेंगे 11th की प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक्स जो मैं सुने थे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी वार्म अप, ठीक है ना। मैं भागना ना कूदना, बैठ के सुनना है। तो बड़े वार्म अप हो जाएगा सबका। तो स्टार्ट करते हैं 11th की प्रोबेबिलिटी पूरा वार्म अप। तो सबसे पहला पॉइंट, जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड सुनना चाहिए ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट, और दूसरा वर्ड इवेंट। तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि ट्रायल और इवेंट का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है। टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल, गेटिंग हेड या गेटिंग टेल इसे इवेंट कहते हैं। थ्रोइंग अ डाइस ये ट्रायल, गेटिंग प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर ये आपका इवेंट है। ड्रॉइंग अ कार्ड ये क्या है ट्रायल, गेटिंग फेस कार्ड, एस, डायमंड, क्लब ये आपकी क्या है इवेंट्स है। ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग ये आपका ट्रायल है। गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग ब्लैक बॉल ये आपका इवेंट है। सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास ये आपको ट्रायल है। गेटिंग बॉय, गेटिंग गर्ल ये आपको क्या इवेंट है। तो आइडिया हो गया हमें सर कि कुल मिलाकर कॉइन का टॉस करना इसे ट्रायल कहते हैं, हेड आना या टेल आना इसे इवेंट कहते हैं। तो ये ट्रायल है, और जो चीज आती है या नहीं आती है उसको हम इवेंट कहते हैं। इवेंट्स को डिनोट करता है कैपिटल लेटर से। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इन एनी एक्सपेरिमेंट, इन एनी एक्सपेरिमेंट पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1। ये अच्छा बेनिफिट लेना, 12th के बैच में बैठे हो 11th प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर रहे हैं, ये अच्छा मौका मिल रहा है, इसका मिस यूज मत करना। मैं 12th टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, इसका मिस यूज मत करना। बहुत लकी आप कि 11th को रिवाइज कराई जा रही है आपको आधे घंटे में। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब कुछ फॉर्मूले थे, जो पहला फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन को हम और कहते थे, इधर और कहते थे, एक नाम और दिया गया था इसको एटलीस्ट वन। सिर्फ 3 नाम से पुकारते हैं यूनियन को चौथा वर्ड आज तक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बना, और इधर और एटलीस्ट वन से हम पुकारते हैं यूनियन को। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, बोथ, कॉमन, एज वेल एज, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, साइमल्टेनियसली अक्कर, एक साथ होना इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये मैक्सिमम वर्ड्स है यूज करते हैं इंटरसेक्शन लेके, एज वेल एज एंड साइमल्टेनियसली अक्कर। ये आपका हो गया फॉर्मूला यूनियन का। सेकंड फॉर्मूला आपके पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब होता है नॉट ए, इसे हम कहते हैं एंड, इसे नॉट बी। तो क्या मतलब बना, नॉट ए एंड नॉट बी। हिंदी में ना तो ए हो ना ही बी हो, और इंग्लिश में नीदर ए नॉर बी। तो ये सिंबल होता है, पक्का कीजिएगा, पूछा आपसे
कि नीदर नॉर का सिंबल क्या है सर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सिंबल है नीदर नॉर का, ये आपका हो गया नीदर नॉर। सर निकालते कैसे नीदर नॉर, और फिर नीदर नॉर किसका अपोजिट है इधर और का, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सिंबल पक्का करें नीदर नॉर का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नीदर नॉर एंड इज गिवन बाय ऑफ कोर्स 1 माइनस ईदर और। ये दो फॉर्मूले सुन के थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं सर। थर्ड फॉर्मूला था बेटा हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, किसी एक में डैश आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसे हम कहते हैं ए एंड नॉट बी। ए तो हो बट बी ना हो तो हम कहते हैं इसलिए ए बट नॉट बी बोलते हैं इसको। ओनली ए भी कह सकते हो, ओनली ए अलोन, तीन नाम होते हैं इसके, इस सिंबल के, दिख ही रहा है ए बट नॉट बी, ओनली ए या ए अलोन। तरीका याद करने का ये है कि जिसमें डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे आती है। सर ए में डैश नहीं है तो प्रोबेबिलिटी पे आगे आएगी, माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब याद करते रहिएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी का नाम क्या है सर, ए बट नॉट बी। ओनली ए का मतलब ये होता है, एक होता है ए का मतलब पी ए, ये क्या है ओनली ए, फर्क एक ए होता है एक ओनली ए होता है। जब पढ़ते वेन डायग्राम, जब पढ़ा वेन डायग्राम ए सेट बी सेट, जो मैं शेड कर रहा हूं ये आपका है ओनली ए, ओनली ए, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या किया आपने सर, हमने क्या किया, हमने ना ए के सर्कल पे गए उसमें से कुछ हटाया है, कौन सा वाला पार्ट है, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, वो तो हम कर रहे हैं। हम ए की प्रोबेबिलिटी पे गए, यस सर ए की प्रोबेबिलिटी पे गए, माइनस क्या कर रहे हैं अपने कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी, वी गेट ए बट नॉट बी की प्रोबेबिलिटी। इसको एक नाम और दिया गया, याद कीजिए ए माइनस बी भी कह सकते हैं। कोई कहे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी तो समझ जाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का ही मतलब है ए माइनस बी। तो प्रूफ हो गया इसके वेन डायग्राम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन। इसी का वाइस वर्सा ऑफ कोर्स बी बट नॉट ए। तो तरीका याद करेगा ये है कि जिसमें डैश नहीं है, पर इसको हटा दो, कोई मतलब चीजों का, ये तरीका सही से याद करने का कि जिसमें डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे आएगी। तो प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला था तीनों का यूनियन, बड़ा आसान था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस करते हैं पेयर वाइज, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस सी और ए का इंटरसेक्शन, और लास्ट में ऐड करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन। अब मेरे पास दो इवेंट्स से ए एंड बी, दो इवेंट्स से, और मुझे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन विल हैपन कैसा अक्कर, एक ही बात है। दो इवेंट्स हैं पास ए एंड बी, इनमें से एक ही इवेंट अक्कर होना चाहिए। कैसे पढ़ूं इस चीज को मैं, दो इवेंट्स है ए एंड बी, इसमें एक ही इवेंट अक्कर होना चाहिए, एक ही एग्जैक्ट मतलब एक ही होना चाहिए, ना दोनों ना जीरो, एक ही होना चाहिए। तो दिमाग लगा सकते हैं आप सर, क्या सर देते हो समझ जाएंगे अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। दो बंदे इंटरव्यू देने गए, एक ही बंदा पास हो, बंदे दो का इंटरव्यू देने इकट्ठे जब आए इंटरव्यू देके तो एक ही बंदा पास हो एग्जैक्टली वन। अगर 11 अनिल अश्विमा क्वेश्चन याद हो, याद 11 अनिल अश्विमा वाला क्वेश्चन भूल गया, एनसीईआरटी तो कराया था ढंग से यार, एक अनिल अश्विमा, तो लिव इट, दो बंदे इंटरव्यू देने गए, अगर ए पास होता है तो फिर बी फेल होगा, ए बट नॉट बी। ये भी तो होता है, इसमें प्लस कहते हैं, ये तो होता है कि अनिल पास हो और अश्विमा पास हो, अनिल फेल हो जाए, तो ए पास बट बी फेल, फिर होता है बी पास बट ए फेल्स। तो प्लीज एग्जैक्टली वन मतलब एक ही इवेंट होना चाहिए। तो चाह रहा अगर एक ही हो रहा है, ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा, ए बट नॉट बी, ओनली ए हो रहा है। ये दोस्त है कि ओनली बी हो, ये चीज ऐसे फॉर्मुलेस लिखवा चुका हूँ, पी ए माइनस इंटरसेक्शन एंड पी बी माइनस इंटरसेक्शन। एक और बढ़िया वर्डिंग कंफ्यूज करने के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन विल
नॉट अक्कर, बड़े ध्यान से, दो इवेंट्स मेरे पास ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि एटलीस्ट वन विल नॉट अक्कर। इसको टुकड़ों पढ़ेंगे, सभी टुकड़ों में एटलीस्ट वन का नाम सुनते ही मैंने डाल दिया यूनियन, और लिखा है एटलीस्ट वन को यूनियन कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा एटलीस्ट वन को यूनियन, नॉट लगा दिया इसमें, नॉट अक्कर लगा दिया, तो इसलिए मैंने भी क्या कर दिया, दोनों में डैश दिखा दिया। एटलीस्ट वन यूनियन होता है, इस ये बात पक्की है सर, नॉट अक्कर मतलब दोनों में डैश दिखा दिया। अब सर समझ आ रही है, एटलीस्ट वन यूनियन, नॉट अक्कर नॉट नहीं होता सर तो मैं डैश नहीं दिखाता, या एटलीस्ट वन भी लगकर हुआ था। अब सर इसका कैसे, कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, फिर क्या करेंगे सर इसके लिए, डी मॉर्गन्स लॉ, बिल्कुल सर याद है, ये कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की जब दोनों में डैश हो तो मेक इट होल डैश, एंड बीच का साइन चेंज हो जाता है, हो गया यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया। ये सबको याद हो डी मॉर्गन्स लॉ कि होल डैश हो जाएगा एंड बीच का साइन चेंज। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होल डैश कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होल डैश निकालते हैं हमेशा वन से माइनस करके। किसको माइनस करें, जिसका होल डैश है, किसका होल डैश है, इंटरसेक्शन का। तो होल डैश प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी में वन से माइनस करके आती है, तो क्या माइनस करें, जिसका होल डैश है उसको माइनस करते हैं। तो कोई डायरेक्ट बच्चा याद नहीं करेगा, मैं खुद याद नहीं होगा शायद, मैं पहले यहाँ से यहाँ पे आऊँगा फिर यहाँ से यहाँ पे आऊँगा, कोई बच्चा डायरेक्ट याद नहीं करेगा। ये ऐसे वर्ड लिखिए कि लिस्ट कंप्लीट, 11th पढ़ा रहा हूँ मैं, 12th स्टार्ट नहीं, ध्यान रखिएगा 11th पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट वन विल नॉट अक्कर कह दिया है, नॉट सुनते ही डैश, ये चीज। तो क्या सर लिस्ट कंप्लीट हो गई, सच कहूँ लिस्ट कंप्लीट हो गई, 11th फॉर्मूले इससे ऊपर एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। आपको मैं आपको लिखना नहीं, आपको याद नहीं कौन लिखता यार, आपको बस 2 मिनट नजर मारनी, जी बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल याद नहीं यार, तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि लिखने से इतना याद नहीं होंगे, मैं नजर मार लीजिएगा। मैं इसे लेफ्ट साइड को हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे आप देख सकें कि लेफ्ट पे क्या था और राइट पे क्या है। ये अच्छी वर्डिंग्स थी, ये अच्छी वर्डिंग्स हैं, एग्जैक्टली वन विल अक्कर, एटलीस्ट वन विल नॉट अक्कर। तो 1 मिनट में रुकूंगा आपके साथ, देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, यूनियन, नहीं, साबित कर दूं, साबित कर दूं, आ जाओ, आ जाओ भाई, लास्ट वाले का पॉइंट का एक प्रूफ पूछा जा रहा है, ध्यान सुनियो। दो बंदे इंटरव्यू देने गए, उनका नाम था ए और बी, ठीक, कितने तरह के रिजल्ट्स पॉसिबल है भाई, दो बार टेस्ट देने गए तो 4 रिजल्ट्स पॉसिबल, ए पास बी पास, ए पास बी फेल, ए फेल बी पास, 4 रिजल्ट पॉसिबल थे। अभी वर्डिंग पकड़ते हैं, एटलीस्ट वन, हिंदी में कम से कम एक, विल नॉट अक्कर, अक्कर मीन्स टिक मार्क, नॉट टिक मार्क, अक्कर मीन्स क्रॉस, दैट इज क्रॉस है। अब बड़ी हिंदी में कम से कम एक क्रॉस हो, बड़े सिंपल, कम से कम एक
क्रॉस हो, यानी एक या एक से ज्यादा क्रॉस हो, ये केस भी चलेगा, ये केस चलेगा, ये 3 केस चलेंगे। कम से कम एक क्रॉस हो, एक या एक से ज्यादा क्रॉस हो, तो वो 3 केस झेलने पड़ेंगे। गो फॉर शॉर्टकट, शॉर्ट सिखाता है, जो बचा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उसको 1 से माइनस कर दो, तो क्या बचा है, बोथ पास, बोथ पास, ठीक है, बोथ पास, 1 से माइनस कर दिया, वी गेट रिमेनिंग 3 केसेस, ठीक है जी। तो ये है बोथ पास, 1 से माइनस किया, वी गेट 3 केसेस, ये ऐसे इसका प्रूफ है। बट नहीं, एटलीस्ट 1 यार, कम से कम एक क्रॉस हो, एक या एक से ज्यादा क्रॉस हो, कम से कम एक क्रॉस होगा। हाँ, एक या उसका हम नॉट ले रहे हैं, जो नॉट ले रहे हैं, तो आपने सेकंड और थर्ड को क्यों क्यों, हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक पास होता है, एट ए क्रॉस हो, एट ए क्रॉस हो, नहीं नॉट पास हो, एट कम से कम एक पास ना हो, या फिर कम से कम एक फेल हो, कम से कम एक फेल हो, एक या एक से ज्यादा फेल हो, बट नॉट क्रॉस कहो या फेल कहो, कम से कम एक फेल हो, एक या एक से ज्यादा फेल हो, एक फेल भी चलेगा, 2 फेल, एक फेल में एक फेल तो आ ही रहा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इधर फेस 3 केसेस, गो फॉर शॉर्टकट, बट शॉर्टकट रिमेनिंग पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, बट बोथ पास, ये तो है इंटरसेप्ट बी, बोथ पास, इसको 1 से माइनस कर दिया, वी गेट दिस 3 केसेस, ठीक। ये सुनने बाद ये हमें लिस्ट कंप्लीट हो गई। हाँ, इसके बाद से कुछ चीजें काम आएंगी, कुछ चीजें काम नहीं आएंगी, बट पढ़ना सब कुछ ये जो काम आए या ना आए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ पुरानी चीजों पे और। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो टॉपिक ये भी सर, तो याद कीजिए क्या था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो इवेंट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, वो इवेंट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सेट वाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी वाइज प्रोबेबिलिटी फॉर इंटरसेक्शन बी ऑफ कोर्स कितना 0, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कॉमन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। एक होता था, सुनो बड़ी क्लास चल रही है, मैं जब 12th आर्ट करता था मुझसे कौन बताता फिर सब चीजें, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बेटा वो इवेंट्स जिनका यूनियन करने से पूरा पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, वो इवेंट्स जिनका यूनियन करने से पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए उसको कहते हैं यूनियन, एंड प्रोबेबिलिटी वाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड द मैक्सिमम सेट इज सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है बेटा 1, तो सैंपल स्पेस ही सबसे बड़ा सेट है, ठीक है, तो इसलिए करके 1 लिखा जाता है। जो बच्चा हम यहाँ पुराने पढ़ते थे, मैंने थर्ड टर्म वो लिखवाई थी, वो मिला के वो बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म बन जाती है वाली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बड़े काम की चीज है। मैं 3 इवेंट्स दे रहा हूँ ABC, अगर ABC 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी दोनों हैं तो बड़ी चीज डायरेक्ट बन जाती है यहाँ पर सर क्या, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये काफी काम आता है आपको लाइफ में, 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इसका प्रूफ चलते हैं, इधर आप गए तीनों के फॉर्मल यूनियन पे जाओ, सर गए, अब मैंने कह दिया बेटा आपका ABC तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल दिया, ये सुनते इसका बेनिफिट क्या लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, सर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं बचेगा सर, क्यों कुछ कॉमन ही नहीं है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी 0 0 0, तो सारे इंटरसेक्शन उड़ते गए खत्म होते गए, ऑल बिकम्स 0 0 0 बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर मैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं ABC, इसका बेनिफिट क्या लोगे, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन इक्वल टू कितनी 1,
तो प्रोडक्ट दिस इज यूनियन, ये कितने बन जाएगी 1। तो क्या बचा आपके कुल काट पीट के पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। तो पक्का काफ़ी काम की चीज़ है, कहीं ना काम आती है, एंट्रेंस में कॉलेज में क्लास आती है, आरडी बहुत बड़ी बड़ी इससे। तो 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, देन उनकी सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जहाँ पढ़ते थे 11th में, ये सेंटेंस रिपीट नहीं करूँगा, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। जहाँ पढ़ते थे ओल्ड स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं ओल्ड स्टूडेंट्स, तो देखिए याद आ जाएगा, एक ही होगा एंड एक पक्का होगा, एक ही इवेंट होगा एंड एक पक्का होगा, इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आर मोदी याद करने की कोशिश कीजिए। मैं एग्जाम्पल दिया, याद पढ़ते थे, एक इंटरव्यू चल रहा था, सुन के याद आ जाएगा। एक इंटरव्यू चल रहा था सिंगल पोस्ट के लिए, 3 बंदे इंटरव्यू देने आए थे। एक सिंगल पोस्ट में 3 बंदे लड़ रहे हैं। ए विल सिलेक्ट विद 1/2 प्रोबेबिलिटी, बी विल सेट, ये कौन गधे मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, ये कौन गधे मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, तो ये गधे मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है यार। मन तो करा घर जाके थप्पड़ मार के वापस आऊँ, तुरंत जाऊँ थप्पड़ मार के वापस पढ़ा शुरू कर दूँ आके। सच कह रहा हूँ यार, हद हो गई यार। बनेगी मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ, घर बैठो तुम करे, बस शर्म करो तुम। मैं जिसे लिंक देना बंद कर दिया, तरस हो गया, ये सारे ब्लू बैच भर दिखा देंगे। लाइट जाती है इस डेट में है, बहुत लेट आती है। फीस भरता, बिल नहीं भरता, इतनी महंगी फीस को दे रहा है, बिल भर सकता। आइए तो इसके कुछ खास काम नहीं, इसका रहने दीजिए। जो बताने की कोशिश की बेटा, ये सब वर्ड्स हैं जो कब शायद कभी आएंगे कहीं ना कहीं, तो सुनना जरूरी है। अब चलते हैं एनसीआर पे। अब पता है बिना पीएनसी के तो प्रोबेबिलिटी कभी भी उम्मीद मत करना, अगर आप स्पेशली एंट्रेंस स्टूडेंट्स हैं। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। मगर एंट्रेंस स्टूडेंट्स हैं, मैं मस्पी को कर दूँ, ऐसा ऑन है तो आसान नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं एनसीआर। पहला पॉइंट, एनसीआर लगता कब है, कब आता है एनसीआर। एनसीआर जब आता है जब आप एक से ज्यादा आइटम्स ड्रॉ करते हैं। सुन लो, बड़े अच्छी बता रहा हूं मैं, पूरे प्रोबेबिलिटी मान के कहूंगा, पूरे चैप्टर में कभी भी आप एक से ज्यादा आइटम्स ड्रॉ करेंगे, हमेशा एनसीआर लगेगा। जब भी एक से ज्यादा आइटम्स ड्रॉ या सिलेक्ट करेंगे तो एनसीआर लगेगा। पक्का एग्जांपल दूंगा। तो कुछ शॉर्टकट्स वाइज कर लेते हैं कि रोज काम आते रहेंगे शॉर्टकट्स। NC 0 की वैल्यू 1, NC 1 की वैल्यू n, NC 2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2। 2 मीन्स 2 फैक्टर्स, n और n माइनस 1, और ये 2 नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 2 होती है। NC 3 मीन्स 3 फैक्टर, n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 3 नहीं बेटा, 3 का फैक्टर 6। और बात करेंगे NC 4 को लेके, NC 4 है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 24। एंड लास्ट NC n की वैल्यू 1। वो 2 बार होता है, एक टॉप में NC 0 में और एक बॉटम में NC n में। ये कोई बड़े शॉर्टकट था हमारे पास यार। 20C19 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, ये छोटी सी वैल्यू है। शॉर्टकट ये था कि जो उसका डिफरेंस है 20 और 19, 1 का डिफरेंस है 20 और 19 में, तो 20C19 सेम एज 20C1 एंड 20C1 इज 20। एक और देखता हूँ 10C8, ये छोटा है, 10 तो सेम है, डिफरेंस 2 का सर, 2 लिखा जाएगा जो डिफरेंस है। एंड 10C2 10 इंटू 9/2। ये काम आते रहेंगे रोज की रोज कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स। मैक्स ये शॉर्टकट्स है, इस ऊपर शॉर्टकट्स नहीं यूज करते हम, ये आपके शॉर्टकट्स होते हैं एनसीआर को लेके। प्लस कब आता है और मल्टीप्लाई कब आता है। अच्छा राउंड चल रहा है, 11th क्लास का, बहुत बड़े राउंड पढ़ रहे हैं।
तो बात करके यार बच्चे बड़े कंफ्यूज है पूरे साल की, प्लस कब आता है मल्टीप्लाई कब आता है, सबको पता होना चाहिए ऐसे। प्लस कब आता है, ऑप्शन हो और हो, ये काम कर लो या ये काम कर लो, वहाँ प्लस आता है। मल्टीप्लाई कब आता है, जब कंपल्शन हो, ये काम भी करना जरूरी है एंड ये काम भी करना जरूरी है, वहाँ मल्टीप्लाई आता है। एक और वर्डिंग यूज की गई थी 11th में, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई चलता रहता है। तो मैं बड़े सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बच्चों वाले एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे मैं प्लस सिखा सकूँ, मल्टीप्लाई सिखा सकूँ और एनसीआर कहाँ लगाते हैं वो बता सकूँ। तो सुनिएगा, एक और गधा लेफ्ट हुआ। मैं ऐसे बड़े बोलूंगा, मजाक समझ रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ट्वेल्थ लाइट ले रखा है क्या, रिपीट करने के बाद क्या इसे ड्रॉप लेके कॉलेज एडमिशन लोगे क्या है? इतनी लाइफ फालतू, इतने पैसे फालतू हैं क्या? है तो बड़े सिंपल एग्जाम बच्चों वाले, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। आगे नहीं बोल रहा मैं, सब बोलो। ये कहते चीज पक्का हो गई, सर क्या एनसीआर रहेगा कि 2 कार्ड निकाल रहा हूं। तो कभी लाइफ में पक्का करोगे, जब भी एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ करोगे एनसीआर तो लगने वाला है सर। मैं कुछ बोला, मैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, पक्का तय हो गया सर, कुछ एनसीआर लगने वाला है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सर रिपीट करना, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड सेम कलर के हों? आराम से पढ़ते हैं। 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी 2 वेज पढ़ते हैं, एक फेवर और एक टोटल। पहले आसान टोटल होता है, तो पहले फ्री कर दो टोटल नंबर ऑफ वेज को। सर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वेज, 52C2 की 52 पत्तों में 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो 52C2 आपको आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवर पे आते हैं, आपको दोनों कार्ड सेम कलर के चाहिए, एक मतलब सेट कर लो। मतलब क्या, मतलब दोनों सेम कलर के चाहिए, इसका मतलब ये हुआ दोनों रेड या दोनों ब्लैक। अब निकालते प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड, रेड 26 होते हैं सर, 2 रेड कैसे आएंगे 26 में से, 26C2 प्लस क्यों या दोनों ब्लैक, और ब्लैक 26 होते हैं, 26C2। द फाइनल प्रोबेबिलिटी 26C2 प्लस 26C2 अपॉन में 52C2। एक और एग्जांपल लेते हैं प्लस का, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू सेम सूट। 4 कार्ड निकाल रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों कार्ड सेम सूट को बिलोंग कर रहे हैं? 4 कार्ड निकाल रहे हैं, पक्का हो गया। नीचे टोटल नंबर बेस 52C4 ही आने वाला है। ऊपर चलते हैं, चारों कार्ड सेम सूट के हों, मतलब क्या चारों कार्ड सेम सूट के हों, चारों डायमंड या चारों क्लब या चारों हर्ट या चारों स्पेड। तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 बाय 52C4। 2 cards are drawn, what is the probability both the cards are of different color? 2 कार्ड निकाल रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों कार्ड डिफरेंट कलर के हों? नीचे पक्का हो गया 52C2, दोनों डिफरेंट कलर के हों, मतलब पर जाओ, मतलब एक रेड और एक ब्लैक। चलते एक रेड निकालने, एक रेड कैसे आएगा 26 में से, 26C1 इंटू क्यों, अभी काम बाकी है, एक ब्लैक निकालना बाकी है सर, इंटू 26C1 बाय 52C2। कंपल्सन था, एक रेड भी चाहिए था और एक ब्लैक चाहिए, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पक्का करने एग्जाम्पल और, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑल द 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, चारों डिफरेंट सूट्स के हों। नीचे 52C4 हो गया। चलते हैं ऊपर, 4 कार्ड निकाले हैं, चारों डिफरेंट सूट के हों, मतलब क्या हुआ सर, एक डायमंड, एक क्लब का, एक हर्ट का और एक स्पेड का। एक डायमंड कैसे आएगा यार, 13C1 से आएगा, इनटू के काम बाकी है, एक क्लब निकालना बाकी, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 बाय 52C4। ये 2 तो एग्जाम्पल देखा हमने, जब प्लस कब आ रहा है, मल्टीप्लाई कब आ रहा है और एनसीआर कब लग रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल होते समझाने के स्टूडेंट को कि प्लस कब आएगा, मल्टीप्लाई कब आएगा और एनसीआर कब लगता है। पूछिए, वो बताया मैं तुम्हें। अब आप उसने सॉरी से बताया था मैं पहले ये मैंने कहा था कि प्लस कब आता है, जब ऑप्शन हो या हो और हो, ये काम कर लो या ये काम कर लो। उसका ध्यान नीचे देख रहा था। वो मल्टीप्लाई कब आता है, जब कंपल्शन हो, जरूरी हो, और एक और लैंग्वेज जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई आता है। अब आपने मुझे कहा कि प्लस कब आता है, अब आपने कहा दोनों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए,
दो कार्ड निकालती हो, दो सेम रंग के होने चाहिए, दो सेम कलर से, मतलब क्या हुआ, यहाँ आ गया ना, या प्लस दो कार्ड दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए, दो कार्ड निकाल दो डिफरेंट कलर के हो, मतलब क्या हुआ, एक रेड का, हाँ तो ऑप्शन नहीं है, एक रेड भी चाहिए और ब्लैक भी चाहिए, दोनों चाहिए, कंपल्सन में मल्टीप्लाई आएगा। चारों कार्ड सेम सूट क्यों, चारों कार्ड सेम सूट क्यों, तो मुझे क्या निकला, चारों डायमंड या चारों क्लब या चारों हर्ट या चार स्प्लिट, चारों कार्ड डिफरेंट सूट क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, चार चार का चार डिफरेंट सूट के, एक डायमंड का होना चाहिए एंड एक क्लब का होना चाहिए, जहाँ कंपल्सरी है इसे मल्टीप्लाई। ये हमने बात की, इससे बड़े अच्छे एग्जाम्पल लेके, अब उसमें थोड़ा टेंशन और ले लीजिएगा, अब तो बढ़िया से चल रहा है सर, टेंशन क्या है, आपको पूरे 11th पीरियड से पता हो, पूरा पूरा सर, जैसे वर्ड्स वाले सारे क्वेश्चन 12th में सीबीएसई कम चीजें काम आएंगी, जब आरडी एग्जाम्पलर एंट्रेंस पढ़ते हैं आपको 11th की पूरी पूरी पीरियड पता होनी चाहिए। 12th की सीबीएसई प्रोबेबिलिटी में इन चीजों का काम कम है जो बोलने वाला हूँ। सर क्या बोलने वाले हो, 11th क्वेश्चन करा नहीं रहा, टच करो, मैं जहाँ 11th टच करी वापस आ जाऊंगा, वो सर क्या टच करने गए, एक वर्ड था डॉटर, वर्ड सारा क्वेश्चन टच करके आ रहा हूँ, उसको एक से एक पार्ट सिखाऊंगा एंड 20 पार्ट होते हैं वर्ड्स के अंदर। एक डॉटर वर्ड है एंड डॉटर वर्ड में टोटल 8 लेटर्स हैं, उन 8 लेटर में 3 वोवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वोवल्स 5 कॉन्सोनेंट, टोटल 8 लेटर। प्रोबेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल दी कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। एक वर्ड चूज किया गया, एक वर्ड चूज किया गया फ्रॉम दी वन वर्ड इज चूजन फ्रॉम दी वर्ड्स of word daughter and what is the probability all consonants occur together। मैं भी छोड़ दीजिए चिंता, मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूँ कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है और मैं पूछ के गुस्सा नहीं करूंगा, मैं खुद रिपीट करूंगा सब चीजें, तो बेफिक्र आप अच्छे बैच में आए, आपको कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। पीरियड से 2 बार लगता है प्रोबेबिलिटी में, एक लगता है टोटल नंबर ऑफ वेज में लगता है, एक लगता है फेवरेबल वेज में। पीरियड से 2 बार लगता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम चलता है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे हैं, एक वर्ड डॉटर मैंने कहा, तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, 8 फैक्टोरियल, विदाउट एनी कंडीशन 8 लेटर हैं, 8 फैक्टोरियल से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल, कोई लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो 8 फैक्टर पक्का हो गया। अब बड़े ध्यान से जो पढ़ी थी वो जो समझ पाएगा, न्यूमरेटर गए, क्या कंडीशन रखी गई, ऑल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, कुछ सिस्टम था इसका, नॉट सिंगल वर्ड आंसर दिया, सिस्टम क्या था सर, कंसिडर 5 कॉन्सोनेंट्स एज सिंगल लेटर, 5 कॉन्सोनेंट थे वो सिंगल ले लिया, तो कंसिडर 5 कॉन्सोनेंट एज सिंगल लेटर। नेक्स्ट लैंग्वेज सी, नाउ वी हैव टू अरेंज हाउ मैनी लेटर्स, 3 रिमेनिंग या 3 रिमेनिंग और एक ये 5 नहीं, अब एक ही है, ये बांध दिया इसको रस्से से, एक ही, तो रिमेनिंग 3, कौन रिमेनिंग 3 वोवल्स कौन रिमेनिंग प्लस एक ये, तो नाउ वी अरेंज 4 लेटर्स एंड 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। भाई काम पूरा नहीं हुआ, सब क्या रह गया, बाकी इन 5 की म्यूचुअली अरेंजमेंट याद करने की कोशिश कीजिए, सबको पता होनी चाहिए, मेरे से पढ़ो कहीं और पढ़े आप, तो बाकी 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल होल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो बड़ा सिंपल होता था भाई, टोटल 8 फैक्टोरियल आएगा, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हों, तो कंसिडर 5 कॉन्सोनेंट एज सिंगल लेटर, नाउ वी हैव टू अरेंज हाउ मेनी लेटर्स, रिमेनिंग 3 और एक ही जो बांधा है अपने बड़ा सा, तो 3 और 1 4 एंड 4 लेटर 4 फैक्टर्स अरेंज होते हैं, इनटू क्या रह गया, जिन 5 को हमने हिस्सा बांधा था उनकी म्यूचुअल अरेंजमेंट, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वो टच करके आए इस वर्ड को, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब टच करके आते हैं डिजिट्स वाले क्वेश्चंस को सर, तो सर इतना कुछ पता होगा, पढ़े स्टार्ट भी नहीं की, बहुत कुछ पता हो आपको, बहुत कुछ पता हो। डिजिट्स वाले क्वेश्चन की बात की जाएगी, पहले मैं क्लियर कर दूं, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रिपीटेशन डिजिट्स अलाउड, एक होता है रिपीटेशन डिजिट्स नॉट अलाउड। उसमें क्या क्लियर करना चाहोगे, ये क्लियर करना चाहूंगा, इफ नॉट मेंशन ऑलवेज टेक रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। राघव शर्मा एक बड़ी सी चीज बता जा रही है, मैं 12th प्रोबेबिलिटी सिखाता, अब हम मजा आ गया समझ में, अंदर खोखले होते तो बिना 11th प्रोबेबिलिटी, तो अच्छी जल्दी अच्छी बात, ठीक है। आप सो रहे थे मैं कैसे, पक्का
जरूरी कोई रिवाइज करना। तो बात कर रहा था कि इफ नॉट मेंशन देन रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। एक बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। डिजिट्स गिवन है 0 to 9 एंड 10 डिजिट गिवन है 0 to 9। 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी the number is an odd number? 4 digit numbers are formed from the digits 0 to 9. What is the probability the number selected is an odd number? सभी आपने कहा 2 बार पीरियड्स लगता है, पहले लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए। तो चलते हैं, हम बॉक्स से बनाया करते थे, ये 4 बॉक्स बनाए गए। सबसे पहले भरते हैं हाईएस्ट प्लेस डिजिट। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, हाईएस्ट प्लेस डिजिट है, तो 9 वेज टू फिल दिस पोजिशन। यहाँ पे आते हैं 10 वेज, क्योंकि अलाउड रिपीटेशन जो लिख वहाँ पर भर सकते हैं। तो 9 वेज के हाईएस्ट पे 0 नहीं आता, 10 वेज 10 वेज 10 वेज। तो 9 10 10 10 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9000। तो 9000 आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आते हैं फेवरेबल पे, अगेन 4 का बॉक्स बनाया गया एंड फेवर में क्या है, मेरा नंबर ऑड हो। ऑड की पहचान क्या है, लास्ट डिजिट मस्ट बी एन ऑड नंबर। तो पहले कंडीशन फुलफिल करके आएंगे, यहाँ मुझे ऑड नंबर चाहिए एंड 1 3 5 7 9 द 5 वेज टू फिल दिस पोजिशन, 5 वेज। तो जंप करते हैं फिर यहाँ पे आके, ये आपका हाईएस्ट प्लेस डिजिट है, यहाँ पे 0 नहीं आस्ता, बस सब कुछ आस्ता है, जहाँ पे आ चुका है वहाँ आ सकता है कि अलाउड रिपीटेशन। तो 9 वेज, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, 10 वेज 10 वेज। तो 9 10 10 5 मल्टीप्लाई किया, आ गया 4500 4500 एंड डिवाइड किया 9000 से, आंसर 1/2। तो बेसिक देखे आया कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन होते थे। अब नेक्स्ट बेसिक पे आते हैं यार। नेक्स्ट बेसिक होता है हमारा शॉर्टकट प्रोबेबिलिटी, जब डिस्कस किया हमने वाला एग्जांपल के थ्रू। डाइस फेंकने आती है, सबको आती है। एक डाइस 6 आउटकम, पता है सर, 9 से पढ़ता रहा। 2 डाइस 36 आउटकम, 6 का स्क्वायर। 3 डाइस की बात करते हैं, 3 डाइस 6 का क्यूब, तो 216 आउटकम्स होते हैं 3 डाइस में। जब 3 डाइस फेंकते हैं तो 216 आउटकम हो गए। एक सम होता है डाइस पर, सम किसका, सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द डाइस एंड द मिनिमम सम इज 3। ट्रिपल 1 आएगा लोवेस्ट पेयर एंड लास्ट पेयर मैक्स 666। तो सम लाई करता है 3 से लेकर 18 तक। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें 10th क्लास का या 11th कुछ भी कह लीजिए। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 6। 3 डाइस फेंक रहा हूं, पक्का क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216 नीचे आएगा। मुझे सम कम से कम सम 6 चाहिए, पर मैंने सेट करो बट एटलीस्ट 6, सम 6 6 या 6 से ज्यादा। तो सम 6 के पेयर चाहिए, सम 7 के 8 के 9 के 18 तक इतने पेयर्स हमें पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेरे तो पॉसिबल नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ टीचरों के, मेरे पास गिवन टाइम में ये मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं सम 6 के पेयर काउंट करूँ, 7 के 8 के। तो क्या कहने वाले हैं, समझ गया कि जब डायरेक्ट वे से जाएं और बहुत सारे केसेस बन रहे हो, देन इसको उल्टा बोलना पसंद करते हैं। वो कह रहे 6 या 6 से ज़्यादा, इसका उल्टा क्या होगा, ये मत कहना 6 या 6 से कम। 6 तो वो ले गए बेटा, 6 तो वो ले गए ना, तो 6 से कम सम 5 सम 4 और सम 3, ये जल्दी पहुंच जाएंगे। सम 3 का तो एक ही बनेगा, 111। सम 4 पे आते हैं, तो सम 4 की सीक्वेंस क्या बनती है, 1 1 2, और घुमाना शुरू कर दो, बट घुमाना शुरू कर दो, 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1, 3 पेयर रहेगा सम 4। सम 5 पे आते हैं, बस सीक्वेंस पकड़ लो, सो सीक्वेंस 1 1 3, अब घुमाओ 1 3 1 एंड 3 1 1। एक सीक्वेंस और पॉसिबल सम 5 की, 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। तो सम 5 के 6 पेयर बने, सम 4 के 3 पेयर बने, सम 3 का 1 पेयर, तो 1 और 3 4 और 6 10 पेयर बने शॉर्टकट में। तो 10/216 ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की। तो 1 से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी 6 216, ये प्रोबेबिलिटी ए आ जाएगी। तो कई बार नीट पढ़ती है, बेसिक चीज है, क्वेश्चन नहीं, मैं ये भी क्वेश्चन नहीं कराया अब तक जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ कि प्लस कब, मल्टीप्लाई कब, एनसीआर कब, वर्ड सारे क्वेश्चन कैसे ट्रीट करते हैं, डिजिट कैसे ट्रीट करते हैं, कब 1 से माइनस करते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं तो उल्टा जा रहे हैं। ये मैं सब ऊपर चीज बता रहा हूँ कि ये सब कैसे यूज की आती है, क्वेश्चन एक भी नहीं कराया, ध्यान रखिएगा। फाइन, अब आपको यार ये कौन है यार, ये है नेहल जैन, बंद नहीं करते आप, बच्चे हैं क्या, 2 बार ऐसा हो गया है, मैं आपको रिमूव ही कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट मत करना प्लीज मुझे। आइए,
रिमूव कर दिया। तो सर ये बात हुई इस चीज को लेके, सर और काम बेसिक लिस्ट था आपके यहाँ से, ठीक है, तो सही था, ये मिनी बेसिक्स थे, ये सफिशिएंट थे, ये सच में कह रहा हूँ, जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा इलाहाबाद को लेके, ये इतना पढ़ लिया कि कई चीज काम आएंगी, तो इधर नई चीज लगेगी उन बच्चों को जो 11th खत्म करके 12th में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12th टॉपिक, क्योंकि बिना 12th पढ़े, नेहल यहाँ पे स्पीकर ऑफ कर लिया करो, है 2 बार हो गया, 2 बार हो गया यार। मैं जहाँ एक मूवमेंट पसंद नहीं करता, बच्चे पेज पलटते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, पेज कैसे पलटा बिना पूछे, आप स्पीकर में आपको कुछ आवाज आ रही है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मैं पेज क्यों पलट लिया तो बड़ी बात होती, तो गुस्सा मुझे आता है, पेज पलट लिया बिना इसके। आई तो बात करते हैं 12th की प्रोबेबिलिटी की, पढ़ना जरूरी है आज, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं, तो क्लास नल एंड वॉइड नहीं कर सकते जब 11th पढ़े, 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए आवाज देखिए, वो स्पीकर चार्ज ही नहीं करता यार, ये स्पीकर चार्ज नहीं करते। एक मिनट रुको, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक पागल और लेफ्ट हुआ, बेटा आवाज आवाज हैंड रेस आवाज आ रही है, ठीक है, फाइन फाइन। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ होता है इसलिए। आई स्टार्ट द 12th प्रोबेबिलिटी बेटा। अब वो चीज आगे जो पढ़ने आप आए थे इतनी दूर से, वो पढ़ लीजिए 12th क्लास से प्रोबेबिलिटी। 12th की प्रोबेबिलिटी टॉपिक वाइज पढ़ी जाती है, एंड पहले टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर टोटल कितनी क्लास लग सकती है? कम से कम 6-7 क्लास लगती है चैप्टर मिनिमम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज एक नया सिंबल देखेंगे पूरी क्लास, मैं नया सिंबल का आपको, ये आपका है, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए किस पे, भाई भाई यस लिख के भेज दो की आवाज आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीकर ऑफ हो गया, मैं वैसे माइक तो मेरा ऑन है, भाई यस लिख के भेज दीजिए, ठीक है, ओके फाइन। तो सर नया सिंबल देख रहे हैं, ए अपॉन बी। अभी तक ना ए और बी के बीच में आता था यूनियन, इंटरसेक्शन आता था, माइनस आता था। तो सुनिएगा, आज पहली बार हम देख रहे हैं ए अपॉन बी। अब चलते समय क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का? इसका मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि जो इवेंट ऊपर लिखा है, जो इवेंट ऊपर लिखा है, हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी occurred, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब सुनेगा, जो इवेंट ऊपर लिखा हुआ है हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गिवन दैट, और ध्यान से नया वर्ड, इवेंट बी इज ऑलरेडी अक्कर्ड है, जो इवेंट नीचे लिखा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ध्यान देते हुए कि बी इवेंट हो चुका है, अब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई नाम लिखूंगा, जो इवेंट ऊपर लिखा है उसको रिक्वायर्ड इवेंट कहते हैं, यानी कि हम इस सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पक्का करते रहो, स्टार्टिंग बेसिक बड़े मेन होते हैं। तो ये इवेंट हमारा रिक्वायर्ड इवेंट होता है, यानी हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो इवेंट नीचे लिखा होता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी अक्कर हो चुका होता है, तो गिवन इवेंट कहते हैं। तो पूरा टॉपिक एनसीईआरटी, आरडी एग्जाम्पल तीनों में अवेलेबल है। दो इवेंट्स आएंगे, एक रिक्वायर्ड इवेंट जो मैं इसे डिनोट करने वाला हूं, एंड गिवन इवेंट बी से। सिर्फ क्लियर कीजिए कि क्या फर्क है फिर इसमें और इसमें, कि दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। बिल्कुल, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, फर्क बहुत ज्यादा है। ये जो लिखा, ये इसे हम कहते हैं टोटल या फिर कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें ए का बी से कोई मतलब नहीं है,
चाहे बी इवेंट हुआ हो चाहे बी इवेंट नहीं हुआ हो, उसको कोई मतलब नहीं। बोले मैं ए इवेंट हूँ, मुझे अपनी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर ए बेचारा डिपेंड है बी पे, बी अगर हो चुका है, अब बताओ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कंडीशन क्यों लगाएगा वर्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द कंडीशन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर। तो ए डिपेंड्स अपॉन बी, और कुछ बी इवेंट हो चुका है। इसे कैसे ट्रीट करते हुए छोड़ दीजिएगा, मैं तो मीनिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सिंबल है उस लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स बी अपॉन ए, तो आप बता सकते हैं, लिख नहीं रहा क्या मतलब होना चाहिए बी अपॉन ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। लिख वाइस वर्सा, समझ जाएंगे आप। ये पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया हमने आज। हाँ सर फॉर्मूला सीधा, तो बहुत दिमाग लगाना आपको फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला इसका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नोटिस करें जो इवेंट नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। याद करेंगे इस चीज को आप, मुझे ऐसे याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना चाहें, आपको ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा। जो इवेंट नीचे लिखा है, ए इवेंट नीचे लिखा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे डिवाइड की जाएगी। ये चीज ये पक्का करेंगे इस चीज को हम। फाइन, ये सुनने के बाद अब सलाह दूंगा आपको मैं। से क्या सलाह दोगे, कोई एक फॉर्मूला सेट, दोनों एक ही बात है, तो फिर भी एक फॉर्मूला सेट कर लो। पूरे चैप्टर में 25 क्वेश्चन आरडी में, तो 25 के 25 में या तो ए बाय बी लगाओ या बी बाय ए। तो मैं सोच रखा है कि मैं सभी क्वेश्चंस में ए बाय बी लगाऊंगा। अगर मैं डिसाइड कर लिया है कि हर एक क्वेश्चन में मैं ए बाय बी से ट्रीट करूंगा, तो हम क्या डिसाइड करें इसका मतलब, यानी कि क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड इवेंट होगा उसको हमेशा ए से डिनोट करने वाले हैं, एंड जो गिवन इवेंट होगा उसको बी से। क्योंकि मेरे को ये तब 12th है, यहाँ पे ना इवेंट से काम करते हैं, तो इवेंट लेट करना बहुत जरूरी होते हैं। तो हम हर क्वेश्चन में अपने रिक्वायर्ड इवेंट को ए से डिनोट करेंगे। तो यानी कि मैं फॉर्मूला ये हटा रहा हूँ। कुछ बेसिक तरह कोशिश करूंगा, बिना क्वेश्चन कराए क्वेश्चन कराऊंगा, दो तीन बढ़िया बढ़िया। तो सर हल्का सा आइडिया दो कि फॉर्मेट क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं आप। जब क्वेश्चन रीड करेंगे आप, जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करके आपको दो इवेंट्स का एहसास होगा। बट सिंपल हिंदी बोलेगा मैं, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको दो इवेंट्स का एहसास होगा, एक आपका रिक्वायर्ड इवेंट और एक आपका गिवन इवेंट। इसको पहचान इसे कैसे बताऊंगा, कैसे पहचानते हैं। मैंने पहचान लिया कि ये रिक्वायर्ड है, तो जो रिक्वायर्ड है उसको हमें ए से ही डिनोट करना है, और गिवन इवेंट है उसको मुझे बी से डिनोट करना है। तो हम हर एक क्वेश्चन में सीबीएसई अगर बात करें, एग्जाम में लिखने जरूरी होता है ए इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या है। इवेंट्स को डिस्क्राइब करने बाद ए इवेंट के जो आउटकम्स फेवर में होंगे वो लिखेंगे। ए इवेंट के जो आउटकम्स फेवर में होंगे वो लिखे जाएंगे, बी इवेंट के जो आउटकम्स फेवर में वो लिखे जाएंगे। फिर कॉमन छांटने, बस आपको सर कॉमन तो कोई भी छांट लेगा, भी कॉमन कोई भी छांट लेगा। फिर बी कॉमन आउटकम्स को छांटने होंगे। ए के आउटकम्स कॉपी किए, बी के आउटकम्स कॉपी किए, एंड देन कॉमन आउटकम्स आपको छांटने हैं। फिर दो प्रोबेबिलिटी निकाल, दो क्यों चेक करो, फॉर्म दो आ रही है, दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑफ कोर्स फेवर अपॉन टोटल से आएगी, फेवर ये टोटल का सैंपल स्पेस से आता है। एंड प्रोबेबिलिटी बी की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपका फेवर बाय टोटल से। एंड लास्ट स्टेप में आप लिखते हैं फॉर्मूला इंटरसेक्शन अपॉन में पी बी। अब एक बात क्लियर कर दूं, चाहे आरडी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ये लेंथ फिक्स है, ना यूं होगी ना यूं होगी, लेंथ फिक्स है। यानी कि बढ़िया टॉपिक है कि फिक्स स्टेप्स है, फिक्स लेंथ है। अब सुनिएगा कि जब एहसास की बात कर रहे थे वो घर का बता रहे मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं करा अभी, एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। 2 dice आर थ्रोन, सम 7 इज ऑब्जर्व्ड। ये क्या एहसास हुआ, गिवन इवेंट एहसास हो गया, सम 7 ऑब्जर्व किया गया। तो सम 7 आना मेरा गिवन इवेंट है, बी से नोट करूंगा। 2 dice आर थ्रोन, सम 7 अपीयर्ड, ये भी गिवन एहसास मिल रहा है, अपीयर देखा गया, ये चीज गिवन इवेंट हो गया, सम 7 आना। 2 dice are thrown if it is known that sum is 7, of course given event. 2 dice are thrown if the sum is 7, given event। क्या मतलब मुझे डायरेक्ट कहता है, क्या डायरेक्ट कहता है, 2 dice are thrown
गिवन डेट सम इज 7, मुंह से बोलते गिवन डेट सम इज 7, तो 5 वर्ड्स हैं और कोई वर्ड यूज नहीं करता. ऑब्जर्व, अपीयर्ड, इफ इट इज नोन डेट, इफ, या मुंह से कह देगा गिवन डेट. ये आपके एहसास हो गए गिवन इवेंट की पहचान के. सर रिक्वायर्ड की पहचान, कोई पहचान नहीं रिक्वायर्ड की. सर हाँ, कॉमन सेंस की बात करो, जो पूछा जाए वो रिक्वायर्ड है. कुछ तो पूछेगा, क्वेश्चन बना कुछ पूछने बनाएगा ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, रिक्वायर्ड है. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, तो जो पूछा जाए वो आपको रिक्वायर्ड होता है. तो पहचान के आपको नाम देना है, आउटकम्स लिखने फेवर में, कॉमन छांटने हैं, एंड 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कैसे? फेवर अपॉन टोटल से डिवाइड करना है. अब चलते हैं सिंपल क्वेश्चन पे, ध्यान सुनिएगा, लिखना बेटर रहेगा. A family has 2 children. What is the probability that both are boys given that there is at least one boy, given that there is at least one boy. क्वेश्चन पढ़ लिखा पढ़ लो, लिखा अपने समझ भी लो. सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन में नीड हो सैंपल स्पेस की. तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए प्रियल, और एक घर में 2 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स, डिनोट कैपिटल एस से करते पता सबको. तो सैंपल स्पेस 4 आउटकम्स आएंगे, बीबी बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल. तो यहां पे सैंपल स्पेस की नीड है. क्या चाहिए? मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं. आप दोनों गर्ल्स कैसे सोचती हैं, वो तो बी इवेंट है ना कि कम से कम एक बॉय हो. तो मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, पूरे एक्सपेरिमेंट में आपसे बी इवेंट का आउटकम देख रही हैं, वो सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस पूरे एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने, इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस. आंसर दे रही है, आंसर दे रही बता बस ना. आंसर रॉन्ग, 1/3. चलते फॉर्मेट क्लियर रहेगा. तो सबसे पहली बात तो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस है बी बी, बी जी, जी बी एंड जी जी. 4 आउटकम हो गए. अब आपने रिक्वायर्ड इवेंट क्या है, बोथ आर बॉयज, तो ऐसे डिनोट करेंगे इज द इवेंट बोथ आर बॉयज. गिवन इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय. ए के आउटकम देखें, बोथ आर बॉयज क्या आएगा, बी भी आएगा, बस बी पे आ जाए, एटलीस्ट 1 इज बॉय, बी जी, जी बी और बी बी. कॉमन छाटेंगे क्या आएगा, बी बी. प्रोबेबिलिटी निकालें इंटरसेक्शन की, ए की फेवर में है, टोटल कितने थे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे 1/4. प्रोबेबिलिटी बी की, बी क्या है, 3 आउटकम थे बी जी, जी बी और बी बी, तो कितने 3/4, तो 1/4, 3/4 डिवाइड किया 1/. ये बड़े बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने कि साफ पता लग रहा है कि रिक्वायर्ड इवेंट है बोथ आर बॉयज, तो ए इवेंट हो गया बोथ आर बॉयज एंड आउटकम हो गया बी बी. गिवन डेट बोलते मुंह से मैंने, एटलीस्ट 1 बॉय, तो बी जी, जी बी और बी बी, और आपको ये चीज कॉमन क्या आएगा, बी बी आएगा. 1/4 होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, बी बी दिखाई दिया इंटरसेक्शन में, ए में बी बी, यहाँ पे बी बी, बी जी और जी बी, बी पे आएगा. कॉमन छाट होगी कितना आएगा, बी बी. प्रोबेबिलिटी निकाल इंटरसेक्शन की, एक आउट का फेवर में है, टोटल 4 थे ना, बट टोटल पूरे सैंपल स्पेस में जाओगे ना, इसलिए टोटल मतलब क्या है, गो फॉर सैंपल स्पेस यार, गो फॉर सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस 4 आउटकम से, सैंपल स्पेस जाओ यार. 3/4 के पीबी कितनी आउट का फेवर में थे,
ये सही क्वेश्चन पूछा गया, बाकी सब घटिया क्वेश्चन थे भाई, सब घटिया क्वेश्चन पूछे। ये सर बीजी और जीबी दोनों क्यों लें, एक ही लेना चाहिए, बात तो एक ही है। मैं कहूँ भाई एक घर में ना एक लड़का लड़की है, एक घर में एक लड़का लड़की है, मैं फिर एक घर में एक लड़का लड़की लड़का है। सर एक ही बात रिपीट कर रहे हो भाई। पड़ोस में देखा कि दो बच्चे घर में हैं, एक लड़का लड़की है, ठीक है, और फिर मैंने कहा एक लड़की लड़का है, तो एक ही बात है, क्यों रिपीट करो बार बार। फर्क है, फर्क क्या है देखो, जब सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। तो बीजीजीबी फर्क यह है कि काउंटिंग बराबर है, माता हूं एक एक ही है, ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ मैटर। बीजी में बॉय पहले पैदा हुआ, गर्ल बाद में, तो बॉय इज एल्डर, गर्ल इज यंगर। और जीपी में गर्ल पहले पैदा हुई तो गर्ल इज एल्डर एंड बॉय इज यंगर। केवल सैंपल स्पेस ये तो होता है कि काउंटिंग मैटर करती है और ऑर्डर ऑफ बर्थ मैटर करते हैं। तो ये से क्वेश्चन पूछा गया था, बीजीजीबी दोनों कंसिडर क्यों किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब अच्छे से वो इसमें नहीं होता, ड्रॉ नहीं कर रहा। वो बहुत होते सीखेंगे विद रिप्लेसमेंट, विदाउट प्लेसमेंट, वो अलग चीज होती है। यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, ये अलग चीज, ये पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो वो ड्रॉ करना होता है, जो कह रहे हैं वो आएगा बात। बॉल ड्रॉ करना, कार ड्रॉ करना, नंबर ड्रॉ करना, वो चलो होती है। पूछिए। वो क्वेश्चन आज आएगा, चिंता मत कर, आज आने वाला है, अभी आने वाला है, आने वाला है क्वेश्चन। ट्विंस हुए थे तो कह रही है बीजी और जीवन तो सर एक ही लेंगे कि मान लो कि दोनों भाई बहन इकट्ठे पैदा हुए, अब काउंटिंग भी एक ही है, टाइम ऑफ बर्थ भी एक ही है, ठीक है ना। बायोलॉजिकली जो वर्ड का मैं रिकॉर्ड नहीं कह सकता रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है कि वन बाय वन, ठीक है, एट टाइम पॉसिबल नहीं है, इट शुड वन बाय वन। फिर टाइम पास ही तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि कुछ सेकंड गैप रहेगा और हम आगे चलते ही कोई जो एल्डर्स हुआ, हम कहते हैं ट्विंस हैं, तो मैं एग्जैक्ट टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ सेकंड का कुछ मिनट फर्क होगा। चलते बड़े सिंपल क्वेश्चन एक और। देयर आर 11 नंबर्स 1 to 11, देयर 11 नंबर्स, सुन भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, 1 से लेकर 11 तक। 1 नंबर इज ड्रॉन, एक ही नंबर ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, it is an even number given that number is more than 4। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं। निकालिए अपना आंसर, ट्राई देखो, चेक करो, क्रॉस चेक करो। नंबर इवन हो पूछा गया तो ए इवेंट, अच्छा ए इवेंट लिखो, ए इवेंट आपको इवन नंबर है, बी इवेंट नंबर मोर देन 4। एक आउटकम्स लिखो, अच्छा रहेगा, लिखो फेवर आउटकम्स क्या है, इवन नंबर 2 4 6 8 10, यही फंस गए ना आप। ए इवेंट का बी से कोई मतलब नहीं है यार, ए इवेंट है इवन नंबर आना, बी पे क्यों जा रहे हो, देख रहे हैं कि बी में क्या पड़ा हुआ था। ए इवेंट है, बी इवेंट है। ए है 2 4 6 8 10 और बी इवेंट है 4 ज्यादा 5 6 7 8 9 10 11। ए को बनाते टाइम बी को नहीं देखते, वो देते इंटरसेक्शन में, ए को बनाओ,
ए में क्या लिखा आपने 2 4 6 8 10, बी में क्या लिखा 5 6 7 8 9 10 11, कॉमन छाप, कॉमन छाटो, कॉमन क्या क्या आएगा आपके पास 6 8 10, 6 8 10। अब प्रोबेबिलिटी इसकी 3/10 हो गई, बी कितनी हो गई 7/10, डिवाइड किया 3/7, तो 3/10 आएगा, 7/10 आएगा, डिवाइड करके 3/11 से 11 नंबर है ना, 11 नंबर है, 3/11 7/11 डिवाइड किया 3/7। लास्ट 5 बड़े को लास्ट 5 मिनट्स होंगे बढ़िया से, जब सुनेगा लास्ट समझ सबको सिंपल क्वेश्चन आया आंसर रहा यक्षित। हाँ 3/11 7/11 डिवाइड कर 3/7 आंसर हो गया। अब ध्यान सुनना, ये लास्ट 5 मिनट बढ़िया रहेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड देन टॉस इट अगेन। अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हेड आता है कॉइन पे तो दोबारा कॉइन फेंकना। इफ इट शोज टेल देन अ डाइस थ्रोन। मैं कॉइन फेंकता हूं, अगर हेड आता है तो दोबारा कॉइन फेंकना है। मैं ध्यान रहा दोबारा कॉइन फेंका उसमें कुछ हेड वापस हेड आया तो कुछ नहीं फेंकना, चेन नहीं बनने वाली। पर माइंड से निकाल देगा, मैं पहले कॉइन फेंकता हूं, हेड आ गया अच्छी बात है, हेड आ गया, मैं दोबारा कॉइन फेंका तो दोबारा कॉइन फेंका वापस हेड आ गया, बस स्टॉप, हमें तीसरा कॉइन नहीं फेंकना। अगर पहले कॉइन पे टेल आता है देन डाइस थ्रोन, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करेंगे, क्या क्या बनेंगे आउटकम्स। तो पहला आउटकम एच एच, हेड आया वापस कॉइन फेंका दोबारा हेड आता है तो एच 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 टी, इधर आता है टी, टेल आया तो डाइस फेंकी थी T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो मैं सैंपल स्पेस के अंदर 8 आउटकम्स आएंगे, एच 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 टी T1 T2 से लेकर, सुनते रहिएगा पक्का डाउट तो इसमें 8 आउटकम बनेंगे। मैंने 10th क्लास से बच्चे क्वेश्चन पूछा, मैं 10th पढ़ाता नहीं, मैं पूछा शायद आंसर ऐसा होना चाहिए। मैंने ये सेम एक्सपेरिमेंट का उसको उतार के सैंपल स्पेस, और मैंने कहा यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग T2। बट सिंपल क्वेश्चन, 10th का बच्चा तो मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग T2। 10th क्लास ये सिखाती है कि प्रोबेबिलिटी होती है फेवर बाय टोटल। मैंने प्रोबेबिलिटी पूछा T2 की, यानी कि उसके फेवर में कितना आउटकम है, एक ही है, कौन सा T2। टोटल कितना आउटकम्स है 8, आपके सामने 8 टोटल आउटकम्स है, फेवर में क्या है एक ही, कौन सा T2 पूछ रहा हूं मैं। एंड 10th क्लास से प्रोबेबिलिटी सिखाती है कि फेवर बाय टोटल करते हैं, वी गेट द आंसर। फेवर में एक ही आउटकम है T2, 8 ये चीज 10th का था, उसको मैंने फुल मार्क्स दे दिए। 12th के बच्चे पूछता हूँ आंसर, अगर आप आंसर देते हो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, आप बड़े बच्चे हो, आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ये रॉन्ग आंसर है। सही तो फेवर बाय टोटल एक ही, तो फिर हम मैं खुद कह रहा हूँ एक ही फेवर, मैं खुद ही कह रहा हूँ एक ही आउट को फेवर में, कसम से एक ही आउट को फेवर में T2, और टोटल 8 ही है, फेवर भी एक ही है, टोटल में 8 ही है, मैं प्रोबेबिलिटी आज फेवर अपॉन टोटल नहीं लगा सकते। अब क्यों, मतलब सुनिए कुछ देर बाद, सच क्या अभी आंसर देते 12th में तो कुछ 0 मार्क्स मिलते, उसको मैं फुल मार्क्स दी तो माफ कर दिया कुछ भी, तो सर क्यों आज नहीं कह पा रहे फेवर रेडी है, टोटल रेडी है, और डिवाइड करो मना कर रहे हो आप। द रीजन इज, पहले बात करते हैं इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी, एच एच की प्रोबेबिलिटी। जब पहला हेड आया था किस प्रोबेबिलिटी से आया होगा 1/2 से, तो दूसरा हेड आया था पहले कॉइन फेंका हेड आ गया 1/2 चांस आते, दोबारा कॉइन फेंका वापस हेड आ गया तो 1/2 चांस, तो कुल मिलाकर एच एच की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। सेम सर 1/4 इंटू 1/2, सुन रहिएगा 1/4। मैं T1 की बात कर रहा हूँ यार, कि क्या चाहे T1 टी पर टी आया होगा, टेल फ्री में तो आया नहीं, टेल कुछ चांस लेके आया होगा, क्या चांस लेके आया 1/2 इंटू कहाँ पूरा नहीं हुआ, फिर मैं डाइस फेंकी थी 1 दिखाई दिया, एंड डाइस में कोई भी नंबर किस प्रोबेबिलिटी से आता है 1/6। अब पूरी तरह अलर्ट हो जाए, स्पेशली वो ज्यादा गलती करते हैं, ये अलर्ट हो जाएगा, एक ही सैंपल स्पेस में आउटकम्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है, सैंपल स्पेस एक ही है, ये आउटकम कह रहे हैं मैं 1/4 से आऊंगा, वो कह रहे हैं 1/12 से आ रहा हूं, तो जब एक ही सैंपल स्पेस में आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप जिंदगी में भी कोई फेवर अपॉन टोटल से प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते।
एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक होता है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये आउटकम्स आपके नॉट इक्वली लाइकली हैं, यानी सबका इक्वल चांस नहीं है, इक्वल चांस नहीं है। इसका चांस 25% है, इसका लगभग 8-8.5% है। जब सबके चांस से अलग रहे हैं तो सबको बराबर इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? उसकी ज्यादा चांस आने 25% चांस आने की है, उसे 8% है, तो सब कोशिश कीजिए। बराबर चांस नहीं है तो प्लीज फेवर टोटल पॉसिबल नहीं होता, ये कंप्लीट कीजिएगा चीज को। आप जितनी कभी भी 11th तक 10th तक जितना आउटकम पढ़े सारे के सारे इक्वली लाइक आउटकम होते हैं। आज पहली बार सुन रहा है, सबूत के साथ सुन रहे हैं, नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ 1/4, ये 1/4, ये 1/12 से आ रहा है, तो ये भी 1/12 से आएगा। ये चीज इक्वली लाइक आउटकम नहीं है। अब सर कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कहा था, और 12th का बच्चा नोट 1/8 कहेगा, वो कहेगा T1, तो T से आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इज 1/12। अब कन्वर्ट करते हैं इसको इस टॉपिक क्वेश्चन में, जैसे आगे बैच में करा रहा हूँ, उसे पिछले बाकी 4 बैच में नहीं कराया, सब आगे बैच में करा रहा हूँ, सुन लीजिएगा इसका आगे। क्वेश्चन पूरा हो गया था, अब मैं क्वेश्चन कन्वर्ट करूँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लिख लो एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग number more than 4 if it is known that, what is the probability number more than 4 if it is known that there is at least one tail, given that there is at least one tail। सैंपल्स पे सामने है, इवेंट लिखो। कई बार लिखना नीड होती है यार, जो पूछा ए इवेंट दो, ए इवेंट है नंबर मोर देन कितना 4 लिखा है 3 लिखा है, नंबर मोर देन 4 लिखो, ए इवेंट नंबर मोर देन 4। एक आउटकम लिखो कौन सा आएंगे नंबर मोर देन 4 में, T5 T6 लिखो, अच्छा रहेगा। एक आउटकम क्या होंगे, T5 एंड T6 होंगे। बी इवेंट क्या यार, एटलीस्ट वन टेल, 7 आएंगे, HT T1 T2 T6 तक, कम से एक टेल हो। इन सब में एक टेल कम से कम आ रहा है, ऐसे छोड़ के बाकी 7 आएंगे। फिर कॉमन छाटो, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन दोनों आ रहेंगे, T5 और T6। तो आप और मैं पक्का यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि कॉमन आ रहा है आपके पास T5 और T6, और बी में आपके पास HT T1 T2। फिर सुन के बढ़िया चीज। अब कैसे निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन? तो प्लीज डोंट से दैट कि 2 आउटकम फेवर में 8 में से 0 मार्क्स मिल जाएगा यार, एक नहीं है, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो T5 T किससे होगा 1/2, 5 किससे होगा 1/6 प्लस 1/2, कोई भी नंबर के साथ है इसमें 1/6, 1/12, 1/12, 2/12, यानी कि 1/6। जब 20 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 7 फेवर में नहीं चाहिए, वो 7 फेवर है, वो फेवर की बात करनी नहीं है, जो अलाउड है नहीं फेवर। टोटल में क्यों बात करूं फेवर की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेपरेट काउंट करेंगे। HT की सर 1/2 इंटू 1/2 आपको 1/4, प्लस T1 की 1/2 इंटू 1/6, प्लस T2 की 1/2 इंटू 1/6। सर तो ये 6 जैसे रहेंगे, ये 6 जैसे, तो यहाँ 6 बार लिखो। सर 6 बार कौन लिखेगा, T1 किससे आएगा 1/2 1/6, तो सिर्फ 6 आइटम ऐसी हैं। ये HH 1/4 से, या HT 1/4 से, ये कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 3/4। और जब प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा फेवर में, ये इंटरसेक्शन अपॉन में, इंटरसेक्शन अपॉन में 3/4, 4 ऊपर गया 4/18, कितना आ गया आंसर 2/9। वापस समझ लो कि प्रोबेबिलिटी भी कैसे निकाली। 7 आउटकम है तो डोंट से 7/8, 7 की सेपरेट प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे क्योंकि इक्वल लाइकली नहीं है यार। तो HT किसा आएगा 1/4 से, ये किसा आएगा 1/12 से, 1/12 1/, तो 6 बार 1/12, तो कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2, उसका कितना 1/4। ये स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं आप क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इकलौता ये अच्छा क्वेश्चन है, वो है ये क्वेश्चन इस टॉपिक में, वही कर डाला कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। तो अलर्ट रहेगा जिंदगी भर तक कि हमेशा झांक के देखना अपने सैंपल स्पेस में कि आउटकम इक्वली लाइकली है या फिर नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, गो फॉर सेपरेटली, और होते इक्वली
तो देन फेवर बाय टोटल कर देते। ये थी आज की बढ़िया क्लास भाई। 11th बहुत सारी पढ़ी यार, 12th भी पढ़ी, तो लगभग 1.25 घंटा पढ़े जा रहे हैं, तो बेनिफिट लेना है इसका। नेक्स्ट क्लास में सुनिएगा, फेवर करने वाला हूं, आरु से क्वेश्चन पूछूं। वो क्वेश्चन कोई टॉपिक को लेके नहीं है, आपको ना 2 रास्ते दिखाए जा रहे हैं, सब सुन सकते हैं। 2 रास्ते दिखा रहा हूं, और दोनों रास्तों में वर्क डन आपकी फिजिक्स लैंग्वेज में सेम है। पहला है रास्ता कि 4 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, 4 अच्छे मेहनत कर लो। कौन सी मेहनत? गंदी वाली मेहनत, यानी कि हद से ज्यादा मेहनत। 4 दिन अच्छे मेहनत कर लो, फिर 4 दिन बाद एंजॉय करना। एक रास्ता यह है। सेकंड रास्ता है कि 4 दिन पहले एंजॉय कर लेते हैं, फिर अच्छे से 4 दिन मेहनत करेंगे। दोनों रास्तों में 4 4 4 4 वर्क डन बराबर हो सकता है। कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? 4 दिन मेहनत करके 4 दिन एंजॉय करें, या 4 दिन एंजॉय करके फिर 4 दिन मेहनत करें? बराबर है ये चीज। व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट रोशनी पढ़ना, ब्लैक बराबर बराबर है कि नहीं है? पहले वाला चूज करना, पहले चूज करना, सेकंड वाला चूज करना। ये 4 दिन मेहनत करके फिर एंजॉय कीजिए। सेकंड क्यों चूज कर? बात एक ही, वर्ड सेम है फिजिक्स लैंग्वेज में। 4 दिन एंजॉय करके 5 दिन पढ़ने का नहीं मन करेगा, वापस एंजॉय कर मन करेगा, एक हैबिट पड़ जाती है, रिलैक्स मोड में आते हैं। ये चीज 4 दिन मेहनत करके फिर एंजॉय करोगे, बेटर रहेगा। और जब एंजॉय करो तो कुछ गिल्टी फील करो, एंजॉय क्यों करो, फिर और पढ़ोगे, हैबिट पड़ी पढ़ने की। 4 दिन एंजॉय करे पढ़ेगा तो तू 4 दिन में लाइफ खत्म कर चुका है, वो डेड हो चुके हैं, और तो 4 दिन ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी हिम्मत करके कि एंजॉयमेंट करवा तो पढ़ रहा है, तो कहीं रिलैक्स मोड का माइंड का स्लो एंड ब्लॉक हो जाता है। 4 दिन मेहनत करके वो तो बहुत अच्छा काम किया, अदर ऑप्शन है, अगर एंजॉय भी कर सकता है और हैबिट पड़ गई पढ़ने की, इंटरेस्ट बैठ गया तो और भी पढ़ सकता है। वो 4 दिन मेहनत करके 4 दिन 0 हो गए लाइफ के, 4/4 पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑलवेज पहले मेहनत करो, बाद एंजॉय करो। नहीं, टोटल 8 दिन है, टोटल 8 दिन है, टोटल है 8 दिन, 9 दिन है ही नहीं आपकी लाइफ में, 8 दिन है, 8 दिन में। तो सर की एक बात क्यों पूछ रहे हो? मैं फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता। टेस्ट है, ओए टेस्ट है हीरो लोग, टेस्ट है, 2 ऑप्शन है सर, दिवाली के बाद टेस्ट दे, एंजॉय करते हैं, पहले एंजॉय करते बाद पढ़ाई कर लेंगे, या पहले टेस्ट दे लो बाद दिवाली एंजॉय करेंगे। मैं जाऊंगा पहले टेस्ट होगा बाद दिवाली में। क्वेश्चन था ये, मतलब ये था कि पहले टेस्ट होगा, तो टेस्ट है, दिवाली से 1 दिन पहले टेस्ट है, फिर दिवाली एंजॉय कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। पर मेहनत कर लो फिर एंजॉय करना, और पहले दिवाली एंजॉय करो, बाद मेहनत करने मन नहीं करेगा, समझिए। तो टेस्ट 3D का होगा। मंडे को मैं 3D क्लास लेना हो तो 3D हो गया, वर्कशीट नहीं हुई यार। अभी हम वर्कशीट बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, कोई 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद से नहीं कर सकता। तो मंडे ट्यूसडे हम 3D को आप उठाएंगे, 3D बढ़िया खत्म करेंगे यार, और प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू होगा हमारा दिवाली के बाद। ठीक है, मंडे ट्यूसडे मिल रहे हैं वर्कशीट के साथ। किसी और वर्कशीट नहीं है 3D की? वर्कशीट सबके पास है 3D की? ले लीजिए, ऑफिस में रखिए। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जो लिंक लेके ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिंक ऑफ कर सकते हैं, तो मंडे ट्यूसडे मिल रहे हैं 3D क्लास के साथ। थैंक यू बेटा, मीटिंग ऑफ कर सकते हैं आप। अब मैं स्पीक